Hello, students. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Good, good. Sorry, I'm so sorry. I got disconnected last time. Chalo, we'll start the class. Is anybody there in the waiting room? Let me get. No, nobody is there in the waiting room. We'll start the class. Okay. So, Socrates, who is also known as the father of medicine, had made some signs of epidemiological thinking back in 300 BC, as he had suggested a relationship between the occurrence of disease and the physical environment. भौतिक वातावरण और बीमारियों के बीच एक संबंध है, ऐसा हिपोक्रेटिस ने 300 वर्ष ईसा पूर्व सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था कि बीमारियां आपके भौतिक वातावरण में ही कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बीमारियां पनपती हैं या होती हैं। उन्होंने एक ऐसी बीमारी का वर्णन किया है जिसके लक्षण मलेरिया, प्रेजेंट डे जो मलेरिया डिजीज है, उससे मिलते हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि ये बीमारी ज्यादातर उन व्यक्तियों को होती है जो दलदली या पानी भरे इलाकों के आसपास ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। So again, summarize it. So Hippocrates, the father of medicine, had as early as 300 BC suggested a relationship between the occurrence of disease and the physical environment, and he had also described cases of a disease that befit description of malaria, present day malaria disease, and these cases were found, as he had described, were found to occur in the vicinity of marshes and swamps. तो दलदली और पानी भरे जो इलाके होते हैं उनके आसपास रहने वाले लोगों में ऐसे केसेस, मलेरिया जो प्रेजेंट डे मलेरिया डिजीज है, ऐसी ही एक बीमारी का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है। अब ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के वक्त साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत डेवलप्ड था, जिससे एपिडेमियोलॉजिकल को भी काफी बल मिला, उसके रूट्स डेवलप हुए। लेकिन जैसे ही ग्रीक और रोमन साम्राज्यों का पतन हुआ, यूरोप वापस ईश्वरीय शक्तियों और इन सब कारणों में बिलीव करने लगा कि बीमारियां ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं, नेचुरल कॉजेज से नहीं होती, स्पिरिचुअल कॉजेज से होती है। तो स्पिरिचुअल थियरी ऑफ डिजीज ऐसा उस वक्त प्रेवलेंट था, उस वक्त के यूरोप में, जिसकी वजह से एपिडेमियो बाकी साइंस ने भी प्रोग्रेस नहीं की, तो ऑब्वियसली एपिडेमियोलॉजी ने भी कोई प्रोग्रेस नहीं की। देयर वर नॉट मेनी एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एज वेल। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि एपिडेमिक्स या महामारियां लगातार होती रही। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एपिडेमिक्स कंटिन्यू टू अकर, एंड देयर वर द थ्री मेजर वेव्स ऑफ प्लेग। पहला 542 से 543 ईस्वी में आया, ये एडी हो रही है, जिसको हम सी भी बोलते हैं, आप कॉमन एरा बोलते हैं। दूसरा आया 1348 से 1349 के बीच में, और तीसरा प्लेग का वेव आया। ये इन वेव्स का वर्णन इसलिए किया गया है कि ये नॉर्मल एपिडेमिक वेव्स नहीं थे, इनमें लाखों लोगों की मौतें हुई थी यूरोप में, इसलिए इन प्लेग के वेव्स को वर्णन किया गया है। अदरवाइज नॉर्मल आउटब्रेक्स को हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तीसरा आया 1664 से 1665 के बीच में। प्लेग के वेव्स के अलावा लेप्रेसी, कुष्ठ रोग के भी काफी एपिडेमिक्स आए यूरोप में, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, साइफिलिस, येलो फीवर, ये कुछ ऐसी बीमारियां थी जो यूरोप में प्रचलित थी, उस वक्त के यूरोप में प्रचलित थी। कुछ और लोग आ गए हैं वेटिंग रूम में, लेट मी एडमिट देम। अब यूरोप के अलावा एपिडेमिक्स न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका में भी होते रहे, दुनिया भर में होते हैं एपिडेमिक्स। तो बीमारियों से किसी को निजात नहीं है, आज भी नहीं है, हम तो पैंडेमिक झेल रहे हैं। तो ऐसा ही एक एपिडेमिक जो कि हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, येलो फीवर का आया, जिसने फिलाडेल्फिया अमेरिका को स्ट्राइक किया 1793 में, 1793 में, जिसमें 4000 लोगों की मौतें अकेले फिलाडेल्फिया में हुई। ऐसे ही येलो फीवर महामारी का प्रकोप फिर से 1797 में आया, 1798 में आया और 1803 में आया।
1803 में जो फिलाडेल्फिया में येलो फीवर का एपिडेमिक आया, उसमें डॉक्टर बेंजामिन रश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज की नींव रखी थी वहां पर, हालांकि उनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी नहीं कहा जाता है। He was a prominent Philadelphia physician and also a signatory, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, signatory of the Declaration of Independence of the United States of America. And he was successfully able to trace these cases of yellow fever that had erupted in 1803 to the docks. Docks समझते हैं ना, जहां पर ships को बांधते हैं, जो ships आती हैं, जहाज आते हैं, पानी के जहाज, उनको जहां बांधा जाता है, जहां रखा जाता है, उनको डॉक्स बोलते हैं। तो he was able to trace the cases of yellow fever to the docks where these ships arrived from tropical pole. तो मैं यही बता रही थी जब डिस्कनेक्ट हो गई कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सारी चीजें आप समझते हैं ना। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय इलाकों को ट्रॉपिकल बोलते हैं। जैसे इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरता है, भारत के कई राज्यों से, 7 राज्यों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम इक्वेटर से थोड़ा 8 डिग्री ऊपर है, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, लेकिन हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन दी ट्रॉपिकल जोन। तो इंडिया इज लार्जली अ ट्रॉपिकल कंट्री। उसके ऊपर वाला टेम्परेट जोन में आता है, इसीलिए ऊपर के इलाकों में जैसे कश्मीर और उन सब इलाकों में ठंड भी पड़ती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के राज्य हैं, उनमें नीचे के राज्यों से, सदर्न स्टेट से थोड़ी ज्यादा गर्मी कम पड़ती है या ठंड पड़ती है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज से जो या ट्रॉपिकल पोर्ट्स से जो शिप्स आते थे, उनको फिलाडेल्फिया में जहां डॉक किया जाता था, वहां तक उन्होंने ट्रेस कर लिया कि ये केसेस ओरिजिनेट उन डॉक से कर रहे हैं। यानी कि उन जो समंदर के रास्ते जो जहाज आते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज से, वो ये बीमारी लेकर कैरी करके आते हैं। हालांकि उन बाद में जो वो निष्कर्ष पर पहुंचे अपने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से, वो निष्कर्ष उस वक्त की जो अवेलेबल नॉलेज थी उसकी वजह से गलत हो गया, और उन्होंने ये गलत निष्कर्ष निकाला कि these cases are or the disease is caused by the vapors arising from decaying coffee beans which are stored in the port warehouses, and this conclusion of Dr. Benjamin Rush was incorrect, because obviously at that time he could not have known that yellow fever is a disease which is caused by a virus, because germ theory of Louis Pasteur had not given the germ theory of disease by that time. It was 1803, and this virus is carried, now we know that this virus is carried by the yellow fever mosquito, Aedes aegypti, and these facts were not known at that time. So he wrongly concluded that this disease is caused by the vapors that are arising from decaying coffee beans that are stored in the port warehouses where the ships arrive from tropical ports. तो जहां पर ट्रॉपिकल कंट्रीज से जो समंदर के रास्ते जो जहाज आते हैं, वहां पर जो गोदाम बने हुए हैं, उनमें जो कॉफी बीन्स, क्योंकि कॉफी बीन्स वहां से इंपोर्ट की जाती थी ट्रॉपिकल कंट्रीज से, उन गोदामों में जो कॉफी बीन्स स्टोर की जाती हैं, उनमें से कुछ सड़ जाती थी। उन सड़े हुए कॉफी बीन्स से जो वेपर्स निकलते हैं, बेंजामिन रश इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जो निष्कर्ष की गलत था, कि येलो फीवर डिजीज उन डिकेइंग कॉफी बीन्स से निकलने वाले बाष्प या वेपर्स की वजह से या पोल्यूटेड एयर की वजह से ये बीमारी हो रही। इसके लगभग बेंजामिन रश की इस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के बाद के लगभग 100 सालों के बाद एक मेजर वॉल्टर रीड थे यूएस आर्मी, जिन्होंने ये सारे फैक्ट्स डिस्कवर किए थे कि येलो फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इट इज कैरीड बाय द येलो फीवर मस्कीटो व्हिच इज एडिस इजिप्टाई। तो उस वक्त ये जानकारी नहीं थी, इसलिए वो गलत निष्कर्ष पर पहुंचे। अब इसके मैंने आपको कल 7 ग्लोबल कॉलेरा पैंडेमिक्स के बारे में बताया था, जो कि मानव इतिहास में in the human history there have been 7 global cholera pandemics. The first one occurred in 1870, and cholera was a disease that was endemic to Indian region, but because of human migration due to the drive for colonization of European nations, the
all the diseases that were endemic to particular continents, they got a medium to travel to far off continents, far off places, and therefore we had a globalization of diseases at that time. क्योंकि ब्रिटिश ही नहीं, सारे सभी यूरोपियन कंट्रीज दुनिया भर में कॉलोनाइज करने के लिए निकले और अपने साथ वो यूरोप की बीमारियां दुनिया भर के दूसरे कॉन्टिनेंट्स में लेकर गए और दुनिया भर के दूसरे कॉन्टिनेंट्स की बीमारियां यूरोप लेकर गए। ये याद रखिएगा कि एक बीमारी जो एंडेमिक हो जाती है किसी रीजन में, उसके लिए धीरे धीरे समय के साथ एक सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस पॉपुलेशन में, यानी उस पॉपुलेशन का एक साइजेबल प्रोपोर्शन, एक साइजेबल हिस्सा, परसेंटेज उस बीमारी के लिए सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, या तो एक्सपोजर के थ्रू या फिर इम्यूनिटी ट्रांसफर के थ्रू। तो इस सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी के चलते उस पॉपुलेशन को जब भी वो एपिडेमिक स्ट्राइक करता है या वो डिजीज अगर एंडेमिक बन गई है तो उसका आउटब्रेक जब भी होता है रेगुलर इंटरवल्स पर, तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके प्रकोप में आने से बच जाता है। हालांकि फिर भी वो बीमारी रहती तो है ही, एंडेमिक बन चुकी है, यानी कि 100% इम्यूनाइज नहीं है वो पॉपुलेशन, लेकिन एक साइजेबल प्रोपोर्शन में सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से सभी या बहुत बड़े स्तर पर मौतें नहीं होती। लेकिन जब एक नई बीमारी, जैसे आप कोरोना वायरस का ही एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक नोवेल कोरोना वायरस है जिसके अगेंस्ट में सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। इस बीमारी ने जब स्ट्राइक किया, बिकॉज दिस वाज अ नोवेल इवॉल्व्ड वायरस, we did not have a circulating immunity against it, so it was able to kill lots of people. अभी ग्लोबल जो अपडेटेड डेटा में आज देख रही थी, वो लगभग कितने 6 करोड़ इन्फेक्टेड केसेस अभी तक हो चुके हैं कोरोना वायरस से, और लगभग 15 लाख मौतें हो चुकी हैं दुनिया भर में, आज का जो अपडेटेड डेटा है। तो इतने बड़े स्तर पर ये बीमारी प्रकोप कोविड-19 इसलिए मचा पाई क्योंकि एक सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी नहीं थी ह्यूमंस में इस बीमारी के लिए। तो अगर कोई नई बीमारी एक कॉन्टिनेंट से, जो कि उस कॉन्टिनेंट के लिए एंडेमिक है, वहां पर रहती है, अगर दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है, तो दूसरे कॉन्टिनेंट, नए कॉन्टिनेंट के लोगों में सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी नहीं होने की वजह से वो बीमारी बहुत बड़े स्तर पर अपना प्रकोप मचाती है, या it affects a lot more number of people as compared to the continent where it was endemic. So when the Europeans traveled to other continents, they also carried back the diseases that were prevalent in those continents to Europe when they moved back home. कॉलेरा ऐसी ही एक डिजीज है जो कि 1817 में पहली बार पैंडेमिक आया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप तक वो पैंडेमिक पहुंच गया। सेकेंड कॉलेरा पैंडेमिक जब आया 1826 में या 1827 में, वो मिड यूरोप तक पहुंच गया। थर्ड कॉलेरा पैंडेमिक जब आया, वो पूरे यूरोप तक हर बार लगभग शुरू के 4 या 5 पैंडेमिक्स भारत से ही ओरिजिनेट होते थे, क्योंकि ये डिजीज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंडेमिक थी और भारत से ही इस बीमारी की शुरुआत होती थी। ब्रिटिशर्स और दूसरे यूरोपियंस इसको यहाँ से दुनिया भर में लेकर जाते थे। क्योंकि यूरोपियंस में कॉलेरा, इसको हिंदी में हैजा भी बोलते हैं, कोई सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी नहीं थी कॉलेरा के अगेंस्ट में। उस वक्त ये पता भी नहीं था कि कॉलेरा होती किस वजह से है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज। जब आपको कॉज ही नहीं पता है, कारण ही नहीं पता है, तो आप इलाज भी नहीं कर सकते। कॉलेरा रीच्ड इंग्लैंड इन 1849। ये थर्ड कॉलेरा पैंडेमिक की मैं आपको बात बता रही हूँ। कॉलेरा की वजह से यूरोप के कई देशों में राइट्स हो जाते थे, दंगे हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त जानकारी नहीं होने के कारण यूरोपियंस, ज्यादातर यूरोप में ये धारणा बन गई थी कि ये बीमारी गरीब लोगों के द्वारा फैलती है, क्योंकि मायास्मा थियरी ऑफ डिजीज प्रेवलेंट थी, तो पोल्यूटेड एयर की थियरी प्रेवलेंट थी कि पोल्यूटेड एयर डिजीज कॉज करती है। ये पता नहीं था ये बीमारी है क्या। अचानक लाखों लोगों की मौत हो जाती थी यूरोप में जहां भी ये बीमारी स्ट्राइक करती थी कॉलेरा। आपको पता है ये बीमारी, आज हम जानते हैं कि ये वार्म फीकल कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से ये डिजीज स्प्रेड होती है, लेकिन उस वक्त ये कारण नहीं पता था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं पता था, कॉज नहीं पता था, और ऑब्वियसली इलाज भी नहीं पता था। लंदन में दंगे हो गए इस बीमारी के कारण, रशिया में दंगे हो गए, जर्मनी में दंगे हो गए। कॉलेरा राइट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको
मिल जाएंगे कई जगह पर, इनफैक्ट इंटरनेट पर भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉलेरा की वजह से यूरोप के कई देशों में दंगे हो गए, क्योंकि गरीब लोगों को वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे और ऐसे लोगों को वो पकड़कर तहखानों में बंद कर देते थे, जिसकी वजह से दंगे हो जाते थे। कई देशों में तो ऐसा, यूरोप में जैसे ब्रिटेन में दंगे हो गए थे, वहां पर लोगों को ये लगा, रशिया में दंगे हो गए जार के अगेंस्ट और डॉक्टर्स के अगेंस्ट, बहुत गुस्सा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि फिजिशियंस और रूलिंग क्लास इस बीमारी को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, और लोग लाखों की संख्या में कुछ ही दिनों के अंदर में मर रहे थे। क्या बीमारी है, किस वजह से हो रही है, कुछ पता नहीं। उस वक्त यूरोप के सभी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और फिजिशियंस बीमारी की खोज, मतलब बीमारी के कारण की खोज करने में लगे। John Snow, who is known as the father of epidemiology, was also a prominent physician. When this disease had struck London, he lived in London, and this disease struck London in 1849 during the third cholera pandemic. So John Snow started investigating the outbreak. Now, if you will actually surf the internet, you will get a lot of information, and you will be able to see a lot of billboards and posters that date the cholera pandemics, first, second, and third cholera pandemics. And those billboards and posters that were displayed all across Europe gave any dry and sundry suggestion about prevention from cholera, कि शराब नहीं पीनी चाहिए, या ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि बीमारी का कारण किसी को पता नहीं था। किसी को लगता था कि ईश्वर ने ये बीमारी पृथ्वी पर भेजी है, किसी को लगता था कि पोल्यूटेड एयर की वजह से हो रही है, किसी को लगता था कि बारिश के साथ ये बीमारी आती है। सही कारण किसी को पता नहीं था। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में आपको दुनिया भर का ज्ञान मिलता है, वैसे ही उस वक्त कॉलेरा के बारे में क्योंकि किसी को पता नहीं था, तो सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे कि कॉलेरा के प्रिवेंशन के क्या मेथड्स हो सकते हैं। किसी को भी ये पता नहीं था कि कारण क्या है इस बीमारी का। जॉन स्नो ने सिस्टमैटिकली इस आउटब्रेक को, जो लंदन में हुआ 1849 में, इन्वेस्टिगेट करना जब शुरू किया। अब क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और मैं यूट्यूब पे डालूंगी, इसलिए मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा रही हूँ जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक जॉन स्नो पर बना हुआ एक वीडियो है। वो मैं ये लेक्चर खत्म होने के बाद किसी और दिन या कल दिखा दूंगी आपको, जो कि रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं लेक्चर डालूंगी तो किसी और का वीडियो इसमें साथ में रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकती। तो उन्होंने सिस्टमैटिकली जो विक्टिम्स थे, कॉलेरा विक्टिम्स थे, और उनकी फैमिलीज का इंटरव्यू लेना शुरू किया। ब्रॉड स्ट्रीट एरिया, एक लंदन में एक एरिया था, उस इलाके में रहने वाले विक्टिम्स जो कि पेशेंट्स थे और उनकी फैमिलीज का इंटरव्यू लेना शुरू किया। इस काम में उन्होंने लोकल पादरियों और लोकल लोगों की मदद भी ली, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे रेजिडेंट्स को जानते नहीं थे। Now, after interviewing the victims of this disease in the Broad Street area of London and their families, he came to the conclusion that, and he was very smart in coming to this right conclusion, that the source of the epidemic, that the source of this disease, the cholera outbreak, was probably the water that was used from a particular hand pump or a well that was located on the Broad Street, in the Broad Street area, on the Broad Street. So there was a hand pump located on the Broad Street, and that hand pump was the only source of, or the major source of water for the local residents in the Broad Street area. And everybody used to draw water from that hand pump. And he found that as the common source, and amongst all the victims and the families of this disease, and he thought that there is something in that water, in the water drawn from that hand pump, that is causing the disease. Now, he talked to the local authorities and asked them to remove the handle of that hand pump. तो उस हैंड पंप के हैंडल को उन्होंने लोकल अथॉरिटी से बात करके, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करके, उस हैंड पंप का हैंडल उन्होंने उखाड़ दिया। हैंडल उखड़ने के बाद अब लोगों के पास पानी उस हैंडपंप से लेने का कोई तरीका बचा नहीं, तो उन्होंने आसपास के दूसरे पानी के साधनों को तलाश करना शुरू किया, यानी पानी के उस साधन को ब्लॉक करने के लिए उस हैंडपंप का हैंडल जॉन स्नो ने उखड़वा दिया।
लोगों को कारण नहीं पता था तो ऑब्वियसली उनमें काफी गुस्सा था कि पानी का जो एकमात्र या नजदीकी साधन था वो खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये बीमारी का स्रोत है, हुआ क्या था कि वहां पर उस जो ड्रिंकिंग वाटर लाइन थी और सीवर लाइन नजदीक में थी, वो सीवर ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइपलाइन था वो उसमें लीकेज था और सीवर का पानी उस ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन में मिल रहा था, जिसकी वजह से कंटैमिनेशन हो रहा था। तो इस फीकल कंटैमिनेशन के कारण उस पानी से जो कंटैमिनेटेड वाटर था, लोगों को कॉलेरा हो रहा था। उनके पंप का हैंडल उखड़वाने के बाद धीरे धीरे उस बीमारी ने अपनी पकड़ उस बीमारी की पकड़ ब्रॉड स्ट्रीट एरिया में कमजोर होनी शुरू हुई, एंड फाइनली स्नो कुड एक्सटिंग्विश दैट एपिडेमिक in the entire lab. And he definitely forced people to draw water from elsewhere. दूसरे इलाकों से पानी लाने के लिए उन्होंने लोगों को मजबूर किया। लोगों को ये पता नहीं था कि ये दूषित पानी के स्रोत की वजह से उनको कॉलेरा हो रहा है। इवन जॉन स्नो को भी नहीं पता था, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि क्या मेरा ये प्रेमाइस, ये हाइपोथेसिस सही है कि इस हैंडपंप का कंटैमिनेटेड इस पानी में ऐसा कुछ है जो कि कॉलेरा ये बीमारी कॉज कर रहा है। After John Snow was successfully able to quash this London epidemic in 1849, now while doing this epidemiological study and interviewing these people and coming to the right conclusion, he had adopted certain methodology which later came to be known as the epidemiological methods. And therefore, John Snow is known as the father of epidemiology, because he was in modern day science, he was successfully able to correlate occurrence of a disease with the physical environment. So, this example of John Snow's quashing of the London cholera epidemic is a classic example, is considered as a classic example of how epidemiological methods can be used to limit disease and death. बीमारी और मृत्यु को रोकने में epidemiological methods कारगर होते हैं। अगर आप ढंग से एक epidemiological study करें, डिस्क्राइब करें बीमारी को, कारणों को, कौन अफेक्ट हो रहा है उससे, किस समय पे हो रहा है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी यूज करें कि कारण क्या हो सकता है, इन सभी लोगों ने कॉमन क्या खाया है, क्या पिया है, या किस चीज से ये एक्सपोज हुए हैं, तो आप पॉसिबल कॉज तक पहुंच सकते हैं। और एक बार पॉसिबल कॉज तक पहुंच गए तो उस कारण को दूर करने के तरीके खोजे जा सकते हैं। इनका achievement, why was this achievement remarkable? His achievement was even more remarkable because it occurred 30 years before Louis Pasteur. Louis Pasteur gave the germ theory of disease, and Louis Pasteur had proposed his germ theory of disease. So actually, Louis Pasteur is not the original proponent of the germ theory of disease. It was somebody else who had proposed this germ theory of disease, a less known scientist. But Louis Pasteur, using his experiments, proved this germ theory of disease, was able to establish the germ theory of disease. So therefore, he is known as the proponent of the germ theory of disease. It was after 30 years that Louis Pasteur proposed the germ theory of disease, that diseases are caused by germs. That was the main premise of the theory that Louis Pasteur had proposed. And the causative organism of the cholera disease, it was discovered in 1883. Robert Koch had discovered the organism, that is Vibrio cholerae, that causes cholera. So in 1849, before the causative organism of cholera was discovered, before it was known that it is germs that cause diseases, John Snow was able to successfully predict that contaminated water of the hand pump, of the Broad Street pump, was the cause for the cholera outbreak in London in 1849. And therefore, the methods he used and the studies he designed are known as epidemiological studies, and the methods he used are known as epidemiological methods, and therefore he is known as the father of epidemiology. Now, in early days, with the advent of epidemiological science of epidemiology, it was used for the description and investigation of communicable diseases only, diseases that can be communicated from one person to another. But later epidemiology, nowadays, it has evolved into a sophisticated field of science. Epidemiological methods को आज आप
कुछ भी इवेल्युएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, मान लीजिए भारत में कोविड-19 वैक्सीन या तो बाहर से इंपोर्ट कर ली जाती है किसी दूसरे देश से, या हम ही अपनी एक सफल वैक्सीन बनाने, एक कोविड-19 वैक्सीन बनाने में सफल हो जाते हैं समय से, और उसी वैक्सीन को अगर सरकार लॉन्च करती है और लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, तो उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितनी है ये भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें। आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी ऑक्यूपेशनल इलनेस के क्या प्रोबेबल कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में सीओपीडी, एस्बेस्टोसिस और ये बीमारियां क्यों ज्यादा होती हैं, उनके कारण जानने की आप कोशिश कर सकते हैं। या ऐसे लोग जो ऑटोमोबाइल से ट्रैवल करते हैं कंपेयर टू ऐसे जो एयरप्लेन मोड ऑफ ट्रैवल यूज करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, उनमें मृत्यु दर क्या है। आप एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स आज की डेट में एपिडेमियोलॉजिकल साइंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है और आप कुछ भी इवेल्युएट करने के लिए उसका सहारा ले सकते हैं। इंजरी, अनइंटेंशनल इंजरी डेथ्स को स्कोर करने के लिए या उनका कारण जानने के लिए, उनका निदान जानने के लिए आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज यूज कर सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी न सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप आप जरूरत अगर आपको प्रूव करनी है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर हेल्थ सर्विस या प्रोग्राम है, उसमें आपको ये प्रूव करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोविड वैक्सीन लॉन्च हो जाती है भारत में, तो कोविड वैक्सीन लॉन्च करने में सरकार को किन किन चीजों की जरूरत होगी, फैसिलिटीज क्या क्या चाहिए बड़े स्तर पर लॉन्च करने में, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और उसके लिए पर्सनल कितने चाहिए। मान लीजिए आपको इसका अंदाजा लगाना है, ऑब्वियसली ये अंदाजा सरकार को पहले से लगाना होगा ना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले लोगों को उसमें जुटाना पड़ेगा। पर्सनल कितने चाहिए, फैसिलिटीज क्या क्या चाहिए, बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कोविड के अगेंस्ट में। तो इसकी जानकारी लेने के लिए भी आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी यूज कर सकते हैं, एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। या फिर आपको फंडिंग, कोई प्रोजेक्ट लिखना है, कोविड पर ही नहीं किसी दूसरे डिजीज पर मान लीजिए प्रोजेक्ट लिखना है, या फॉर एग्जांपल कोविड पर ही आपको प्रोजेक्ट लिखना है कि आप कोई प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें क्या क्या जरूरत, नीड्स हैं या कंडीशंस उसके लिए आपको चाहिए, उसके लिए आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज यूज कर सकते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और साइंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी nowadays is not just limited to communicable diseases, to the description and analysis of communicable diseases, but it can be applied to anything, to evaluate anything. Similarly, epidemiological methods already launched programs जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, प्रोग्राम्स दैट आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उनकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटिसिपेटेड नीड्स फॉर फैसिलिटीज एंड पर्सनल क्या होंगी इसके लिए, या अगर मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं कि ये सेकेंड वेव आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, भारत में भी कई बड़े शहरों में, लखनऊ में भी कोविड केसेस में सर्ज आया, तो क्योंकि हमारे पास पहले का डेटा अवेलेबल है, उसको लेकर स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि अब अगर सेकंड वेव, आप 10 मिनट ही बचे हैं इस सेशन में, तो सेकंड वेव स्ट्राइक कर गया है, तो उसमें हमें कितने पर्सनल जुटाने हैं, कितने कोविड सेंटर्स की जरूरत होगी, कितने डॉक्टर्स वहां पर हमें डिप्लॉय करने होंगे, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स डिप्लॉय करने होंगे। तो ये सारी जानकारी आपको आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इस मीटिंग में 10 मिनट ही बचे हैं, और नेक्स्ट सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ रेट्स पे करेंगे कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में या एपिडेमियोलॉजिस्ट नंबर से कंसर्न होते हैं, प्योर नंबर्स और रेट्स में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको आंकड़ा, मेरे पास अभी तो इस वक्त खत्म हो गई क्या मीटिंग, आप सुन पा रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा, जैसे भारत की, मान लीजिए मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ,
ये सिर्फ अभी शुरुआत के लिए आपको दे रही हूँ, आप सोचिएगा इसके आधे घंटे के बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। एक आंकड़ा दे रही हूँ कि भारत में आज की तारीख में लगभग 6 कितने लाख लोग हैं मेरे पास, अभी डेटा मैंने सुबह देखा था, मुझे अभी याद नहीं। मान लीजिए एक आंकड़ा दे रही हूँ कि 50,000 लोग अभी तक कोविड से पीड़ित हो चुके हैं इटली में, और भारत में जितना मुझे याद आ रहा है अभी कि 1,40,000 लोग अभी तक कोविड से पीड़ित हो चुके हैं, आज का जो डेटा है 6 दिसंबर का। तो ऑब्वियसली नंबर्स देखकर आपको लग रहा है कि भारत में ज्यादा लोग कोविड से पीड़ित हो चुके हैं अब तक कोविड की शुरुआत से। 1,40,000 लोग कोविड से पीड़ित हो चुके हैं भारत में। इनमें से कुछ प्रेजेंट डे में पीड़ित हैं, कुछ रिकवर कर चुके हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है। ये मैं टोटल कोविड अफेक्टेड लोगों की संख्या बता रही हूँ। 50,000 या 56,000 ऐसे ही कुछ लोग आज के ताजा अपडेट में इटली में पीड़ित हो चुके हैं। तो नंबर्स, प्योर नंबर्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत ज्यादा अफेक्टेड है कोविड से। लग रहा है ना आपको सुन के कि ऑलमोस्ट डबल है कोविड अफेक्टेड लोगों की संख्या। लेकिन जब आप इसको पॉपुलेशन एट रिस्क से कंपेयर करेंगे, यानी पीपल और नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो भारत की आज की तारीख में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन है या 130 करोड़ है। 130 करोड़ लोगों में 1,40,000 लोग अब तक भारत में कोविड से पीड़ित हैं या हो चुके हैं। इनमें से कुछ की मृत्यु हो गई है, ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। इटली की 6 करोड़ की आज की तारीख में इटली की जनसंख्या 6,40,000 है। 6 करोड़ है या 6 करोड़ 4 लाख है। तो 6 करोड़ 4 लाख में इटली में अब तक 50,000 लोग पीड़ित हो चुके हैं। तो जब आप रेट निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोविड इन्फेक्शन रेट इटली में ज्यादा है कंपेयर टू, और प्रेवलेंस रेट ऑफ कोविड इज मोर इन इटली एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, समझ रहे हैं? जब आप नंबर ऑफ केसेस, कोविड केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोविड की जो पकड़ है वो इटली में ज्यादा तेज है कंपेयर टू इंडिया। भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ अब तक आज की तारीख तक 1,40,000 लोगों को कोविड हुआ है, जबकि इटली में 6 करोड़ की, मात्र 6 करोड़ की जनसंख्या में 50,000 यानी कि भारत से आधे लोगों को कोविड हो चुका है। 130 करोड़ और 6 करोड़ में बहुत बड़ा अंतर है, जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? 130 यस मैम। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, इटली की जनसंख्या 6 करोड़ है। 6 करोड़ लोगों में 50,000 लोगों को कोविड हो चुका है। 130 करोड़ लोगों में 1,40,000, अगर आप इसको 1.5 लाख मान लें तब भी कोविड पीड़ित लोगों की संख्या का रेशियो है, इसको 1.5 लाख भी मान लें भारत में। जबकि जनसंख्या में कितना रेशियो है? 130 अपॉन कितना हो गया? तो 21:1 का अंतर है, मोर देन 20 टाइम। और भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, इटली की, इसलिए प्योर नंबर नेक्स्ट सेशन में हम रेट्स की महत्ता या इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स पर ही लेकिन आपके लिए जरूरी समझना उतना मैंने बता दिया। वीडियो यूट्यूब पर जॉन स्नो के बारे में कि उन्होंने कैसे वो को ये दोनों सेशन खत्म होने दिखा दूंगी, रिकॉर्ड यूट्यूब पे नहीं डालता, तो लेक्चर के साथ नहीं दिखा सकती, उसके लिए अलग से सेशन करना होगा, वो मैं कल दिखा दूंगी आपको। ये लेक्चर को यूट्यूब पे जाएंगे। जिन लोग कल का लेक्चर को अटेंड कर पाए थे, लिंक नहीं, जो भी रीजन था, उसको मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब पर क्लासेस दे रही हूँ, 3
YouTube. Okay. Session. Cases. दे रही हैं वो लिख to afflict these people afflict these called cases. Write down the definition of rate. Number of events. मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैम जी मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा important definitions लिख रही हूँ उनको cases in epidemiological context. Okay, these definitions are in the epidemiological context. Write down the definition. What we mean by cases in people afflicted with a disease. People afflicted. Ma'am, lot of disturbance is there. Somebody's mic is open. All Yes, of you, ma'am. mute yourself. Please mute yourself. Yes. So now write down the definition of cases. In epidemiology, what do we mean by cases? People afflicted with a disease are called cases. Now write down the definition of rate. Rate in epidemiology. The number of events that occur in a given population in a given period of time. The number of events that occur in a given population in a given period of time. Then there are three general categories of rates: natality or birth rate, morbidity rate, and mortality or fatality rate. So write down the definition of natality or birth rate. Natality rate or birth rate. The number of live births divided by the total population. The number of live births divided by the total population. Then come to morbidity rate. The rate of illness in a population. Morbidity rate, the rate of illness in a population. We will discuss all this in detail in the next session. Then mortality or fatality rate. Mortality or fatality rate, जिसको हिंदी में मृत्यु दर भी बोलते हैं. The number of deaths in a population divided by the total population. The number of deaths in a population divided by the total population. Then in the end, write down the definition of population at risk. Population at risk. Those in the population who are susceptible to a particular disease or condition. Those in the population who are susceptible to a particular disease or condition